किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के किसान सुविधा केंद्र का किया उद्घाटन। वित्त मंत्री ने किसान प्रशिक्षण सह सामान्य सुविधा केंद्र के उत्पादों की पहली खेप को भी दिखाई हरी झंडी। अपने संबोधन में कहा, किसानों के हित को ध्यान में रखकर जीएसटी में की गई है कटौती। उत्तर प्रदेश में मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला और पशु प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन। मेले में किसानों को खेती की नई तकनीक और नवाचार से भी कराया जा रहा है अवगत। अंतर्राष्ट्रीय विश्व खाद्य दिवस आज। भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा पर विश्व हुआ एक। खाद्य सुरक्षा में भी भारत ने लहराया परचम। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उल्लेखनीय प्रगति। दक्षिण पश्चिमी मानसून आज पूरे देश से हुआ रुखसत, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ इंटीरियर कर्नाटक और केरल माहे में हुआ सक्रिय। समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के कोप्पल जिले के मेथगल गांव में कृषि प्रसंस्करण हेतु कृषक प्रशिक्षण सह सामान्य सुविधा केंद्र CFC का उद्घाटन किया। इसके बाद कृषक उत्पादक संगठनों FPO और स्वयं सहायता समूहों SHG द्वारा लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया। इस पहल का उद्देश्य फल आधारित उद्यमों के लिए एक स्थायी बाजार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, किसानों को सशक्त बनाना और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसान प्रशिक्षण सह सामान्य सुविधा केंद्र के उत्पादों की पहली खेप को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर GST में कटौती की गई है। किसानों से जुड़े जो भी उपकरण हैं, उन सभी में GST का रेट कम हुआ है। नवरात्रि के पहले से ही हमने उसको पालन किया, इसीलिए बहुत सारे आइटम्स के ऊपर टैक्स कटौती हुई, कम हुई। किसानों के उपयोग वाले वस्तुओं के ऊपर भी टैक्स कम हुआ है। सोलर पावर्ड इक्विपमेंट या आपके ट्रैक्टर, टिलर, एग्रीकल्चरल मशीनरी, पूरे के पूरे जितने भी किसान अन्नदाता उपयोग करते हैं, उन सब में GST का कम रेट हो गया है, 5% या कभी कंप्लीट वेवर भी हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्तरी कर्नाटक का कोप्पल जिला समृद्ध कृषि विविधता से संपन्न है और राज्य के धान उत्पादन में लगभग 10% का योगदान देता है। कोप्पल के किसान पीढ़ियों से इस कृषि विरासत को संजोए हुए हैं और ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। 100 यूनिट्स अगर कर्नाटका में से पैदावार होता है तो 10% कोप्पल से होता है और सरकार के कर्तव्य बनता है आपको सही दाम मिले और उससे ज्यादा आपके नया पीढ़ी को किसानों के काम करते हुए उसमें वैल्यू एडिशन करके कुछ प्रोडक्शन के द्वारा मार्केट में, आज के दुनिया के मार्केट में जो चाहिए वो बनाना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला और पशु प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन है। मेले में देश भर से आए किसानों और कृषि विशेषज्ञों की बड़ी संख्या देखी जा रही है। मेले में किसानों को खेती की नई तकनीक और नवाचार से अवगत भी कराया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में इन दिनों किसानों की काफी गहमा गहमी है।
देश भर से किसान यहाँ पौष्टिक अनाज समृद्ध किसान की थीम पर आयोजित अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी में पहुँच रहे हैं ताकि वे खेती की नई तकनीकों और आधुनिक खेती के तरीकों को करीब से समझ सकें। मेले में 100 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां विभिन्न कृषि संस्थान, उद्योग और कंपनियां अपने नवीनतम कृषि उपकरण, बीज, खाद, ड्रोन और सिंचाई तकनीक का प्रदर्शन कर रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों के स्टॉलों में किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों जैसे ड्रिप इरिगेशन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जैविक खेती के फायदे समझाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक टास्क दिया था कि किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी की जाए, किस प्रकार से कृषि विविधीकरण किया जाए, किस प्रकार से प्राकृतिक खेती मिशन और आत्मनिर्भर दलहन मिशन को किस प्रकार से हम सफल बनाएं। तो इसके लिए हमने एक नई पहल कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा की गई कि हम पहले किसानों को प्रशिक्षित कर सकते हैं और उसके बाद किसानों को प्रशिक्षित करने के बाद उनके द्वारा ही मॉडल को किसानों को फर्दर ट्रांसफ़र कराते हैं। विशेष रूप से एक हमारा मॉडल तैयार किया गया है जिसमें सौर चालित ये आपका मॉडल है जो छोटे महिलाएं हैं गांव की जो गृह वाटिका या पोषण वाटिका बना करके उनको बनाती हैं और उनको सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो वो किस तरह से कम लागत में और एक सिंचाई का वो लगा करके और अपना सिंचाई दे सकते हैं। इस श्री अन्न में हमने रागी है, सावा है और ककुनी, इसका भी यहाँ पे हमने प्रदर्शन ये किसान मेले में किया है ताकि किसानों को ये जानकारी हो कि इसका क्या महत्व है, हमारे भोजन में क्या महत्व है, इसके विषय में हमने किसानों को काफ़ी जानकारी दी। प्राकृतिक खेती से जो उपजाए हुए उत्पाद हैं उनका बहुत अच्छा हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। जैसे कि मार्केट में जो भी सब्जियां आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल पड़ रहे हैं जिससे हमें स्वास्थ्य नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैंसर तक हो रहा है। मेले में कई स्टार्टअप कंपनियां किसानों को खेती में काम आने वाले नए औजारों की भी जानकारी दे रही हैं। खेती के सारे टूल्स हैं जिसमें ये फोर्क है, आपका ये नलाई करने के लिए है, ये दो तरह के नलाई, कई तरह के नलाई करने के टूल्स हैं, ये आपका एजर साइड की घास को नलाने के लिए, साफ करने के लिए। किसान उत्पादक संगठनों के महत्व के बारे में भी किसानों को बताया जा रहा है। हम किसानों से प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, गेहूं, काला गेहूं हुआ और हल्दी, धनिया, मिर्च, इसको आगे वैल्यू एडिशन कर मार्केट में निकालते हैं, जिसके तहत किसान को सीधा मैं बात करूं तो 30% का मुनाफा हो रहा है। मेले में मुख्य आकर्षण पशु प्रदर्शनी है जहां हरियाणा से उच्च नस्ल के भैंसों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। विभिन्न नस्ल की गायों और भैंसों की गुणवत्ता के आधार पर पुरस्कार भी दिए गए। किसान मेले में फल, फूल, शाक भाजी प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। किसान मेला, कृषि प्रदर्शनी, इनका आयोजन हमारे किसान भाइयों के लिए नई तकनीक और नवाचार से जुड़ने की दिशा में एक अहम कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की पहलें भारतीय कृषि को और सशक्त बनाएंगी। किसान समाचार के लिए कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ मैं शमीम अख्तर, मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सिंह ने बताया कि मेले का उद्देश्य किसानों को खेती की नई तकनीक से अवगत कराना है। नई तकनीकें देखने को मिलता है, तकनीकें हर रोज़ बदलती हैं और किसान भाई आते हैं, उन नई तकनीकों के बारे में जानकारी लेते हैं, देखते हैं, कुछ का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है और उसको जा कर के अपने खेतों में अपनाते हैं। जो तकनीकों की बात करें तो नए कृषि यंत्र, नए ट्रैक्टर के मॉडल, कोई खाद, नए रासायनिक खाद हैं या कीटनाशक हैं, बीज है, वो कैसे हम कम पानी में, कम खाद में या कम कीटनाशक का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें और अपना लाभ बढ़ा सकें, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। हमारा पशु मेला एक काफ़ी अच्छा होता है और नए ब्रीड के नस्ल के गाय भैंसें देखने को मिलती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से लखनऊ की डॉक्टर कामनी सिंह ने मोरिंगा आर्मी खड़ी की
और उत्तर प्रदेश की महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। कामिनी सिंह ने FPO के माध्यम से 1000 से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा और उन्हें मोरिंगा यानी सहजन की खेती के लिए प्रेरित किया। मोरिंगा के वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग से महिलाएं अब पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में भी काम कर रही हैं। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। PM मोदी ने कामिनी सिंह की सफलता की सराहना की और उन्हें दिल्ली बुलाकर मुलाकात की। PM मोदी ने मोरिंगा की खेती की बारीकियां भी समझी थीं और महिलाओं के इस प्रयास की तारीफ भी की थी। प्रधानमंत्री जी से हम लोग की मुलाकात हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी हम लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि आप महिला होके इतना आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है। और उन्होंने ये भी बताया कि आप महिला जो कार्य कर रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारी महिला बहनें आगे बढ़ें और बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में कार्य करें। आज 16 अक्टूबर है और आज का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का है, ताकि एक शांतिपूर्ण, टिकाऊ, समृद्ध और खाद्य सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सके। विश्व खाद्य दिवस की बुनियाद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी FAO के सदस्य देशों के द्वारा नवंबर 1979 में संगठन के 20वें आम सम्मेलन में की गई, जिसका सुझाव हंगरी के पूर्व कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर पॉल रोमानी के नेतृत्व में दिया गया। विश्व खाद्य दिवस को मनाने का मूल सिद्धांत भूख और कुपोषण के बारे में जागरूकता फैलाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना शामिल है। मौजूदा साल 2025 में विश्व खाद्य दिवस की कुल 80वीं सालगिरह है, जिसकी थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना, ताकि खाद्य सुरक्षित भविष्य के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। दुनिया भर के देशों के डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड पैकेट जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुरूप मेड इन इंडिया के मंत्र पर जोर दिया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व भर में फूड सप्लाई चेन बनाने के लिए भारत अपनी खाद्यान्न उत्पादन क्षमता को विकसित कर रहा है। जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें मूल्यवर्धन तो हो गई, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। एक आंकड़े के अनुसार भारत ने 2025-26 में 353.96 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है, जिसमें 117.51 मिलियन टन गेहूं और 149.07 मिलियन टन चावल शामिल है। वहीं पिछले 11 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। फल और सब्जी उत्पादन में 64 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही साथ भारत आज दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। भारत के खाद्य उत्पादन में लगभग आप समझ लीजिए कि 11 करोड़ टन का उत्पादन कुल मिलाकर के बढ़ गया है। और ये जब श्रृंखला आरंभ हुई तो उसमें आप याद करें कि मिट्टी के परीक्षण से लेकर खेत में की जो मिट्टी का परीक्षण से लेकर के किसानों को जो फसल बीमा योजना है वहाँ और वो बुनियादी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद अपनी सरकार के समय में जितनी भी योजनाएं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए की हैं, मेरे ख्याल से उतनी चीजें कभी पहले हुई नहीं। भारत वैश्विक अग्रणी बनने के लिए तैयार है। आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत खाद्य व्यवसाय संचालकों की संख्या 25 लाख से बढ़कर 64 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 24 मेगा फूड पार्क, 22 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने और 289 कोल्ड चेन परियोजनाओं तथा 305 प्रसंस्करण एवं संरक्षण इकाइयों को पूरा करने से बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिली है, जिससे महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमता का सृजन हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दक्षिण पश्चिमी मानसून आज पूरे देश से रुखसत हो गया है, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून आज से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, साउथ इंटीरियर कर्नाटक और केरल माही में सरगर्म हो गया है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और केरल के आसपास के इलाकों में काफ़ी बारिश हुई है। इस दौरान रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के आसपास के इलाकों में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है।
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा प्रमुख फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर की जा रही है। इस कड़ी में राजस्थान में मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 18 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन पंजीयन शुरू होंगे। किसान अपने जन आधार कार्ड एवं ऑनलाइन गिरदावरी से ई-मित्र केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में मूंग खरीद हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितंबर से ही प्रारंभ कर दिए गए थे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये, मूंगफली का 7,263 रुपये एवं सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की खरीद हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। केंद्र सरकार से खरीफ 2025 के अंतर्गत दलहन तिलहन की खरीद हेतु जिन्सवार लक्ष्य प्राप्त होने के साथ ही खरीद प्रारंभ कर दी जाएगी। गलत एवं तहसील के बाहर के किसानों को पंजीयन करने पर ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राजफेड मुख्यालय में हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6001 स्थापित किया गया है। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं मंडी भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डाले तो मुंबई, उदयपुर और बदायूं मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि जम्बूसर मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती देखने को मिली। एगमार्टनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में 14 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 4,400 रुपए। 15 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,400 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राजस्थान की उदयपुर मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 अक्टूबर को गेहूं 3,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 14 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2,550 रुपए, जो कि 15 अक्टूबर को 2,550 रुपए पर ही टिका रहा। जबकि गुजरात की जम्बूसर मंडी में गेहूं का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 14 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2,700 रुपए। 15 अक्टूबर को इसके सौदे 300 रुपए बढ़कर 3,000 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,175,07,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। मौसम में बदलाव के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक पहले की तरह ही सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव को देखें तो एगमार्टनेट के अनुसार पंजाब की गढ़शंकर मंडी में खीरे के दामों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। यहां 14 अक्टूबर को इसका भाव रहा 1,500 रुपए, जो कि 15 अक्टूबर को 1,000 रुपए उछलकर 2,500 रुपए पर पहुंच गया। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे के भाव में तेजी रही। यहां 15 अक्टूबर को इसका भाव 250 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए से 2,250 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में खीरे की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 14 अक्टूबर को इसका भाव रहा 1,800 रुपए, जो कि 15 अक्टूबर को 100 रुपए घटकर 1,700 रुपए रह गया। वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी में इस दौरान खीरे के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 14 और 15 अक्टूबर को खीरा बिना किसी फेरबदल के 1,400 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में खीरे के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहां 14 अक्टूबर को खीरे का भाव 1,950 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो 15 अक्टूबर को भी बिना किसी बदलाव के 1,950 रुपए पर बना रहा।
खीरे के निर्यात को देखें तो एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में किसान धान, मूंग और मक्का की पकी फसलों की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर में इस समय फूलगोभी, नोलखोल, पत्ता गोभी और ब्रोकली के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। साथ ही यहाँ के किसान आलू, मूली, गाजर, शलगम, लहसुन, मेथी और पालक जैसी सर्दियों की सब्जियों की बुवाई जारी रखें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में किसान प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इस समय पालक, मेथी और धनिया की बुवाई की जा सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर के घाटी के शीतोष्ण इलाकों के किसान मटर की बुवाई जारी रखें। यहाँ के ठंडे शुष्क इलाकों में आलू, प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर और फूल गोभी की पकी पौध की कटाई और खुदाई का काम जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय शीतोष्ण शुष्क इलाकों में किसान आलू और जौ की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र इलाकों में किसान पालक, मटर, लहसुन, पत्ता गोभी और फूल गोभी के नए पौधों का रोपण कर लें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निम्न पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय इलाकों के किसान धान और मक्का की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान मक्का, उड़द, मूंग और सोयाबीन की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में सरसों की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के किसान गेहूं और जौ की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ पर किसान धान और रागी की पकी फसलों की कटाई का काम शुरू कर दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री ने कहा, एनएसजी अटूट वीरता और बलिदान से हमारे राष्ट्र की रक्षा करके युद्ध उत्कृष्टता के स्वर्णिम मानक स्थापित कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए तेल गैस आयात नीति को विविध बना रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद उम्मीदवारों के नामांकन भरने का क्रम शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा से कम 20,000 वोटों के अंतर से चुनाव हारेंगी। राजस्थान के बालोतरा में ट्रेलर और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, 4 की मौत, 1 घायल चालक का अस्पताल में इलाज जारी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जब बीज धरती को छूता है तो उसका रंग केवल एक ही होता है, वो है किसान की मेहनत। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। जीएसटी के अंदर में कटौती हुई है। अब चूंकि ये लग रहा है कि इसका एक बड़ा बेनिफिट जो है वो किसानों की तरफ भी जाएगा, कितना असर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पे पर्टिकुलरली देख रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा असर दिखेगा। 7% तो जीएसटी और फर्टिलाइजर पे भी कॉस्टिंग में बहुत फर्क आने वाला है। सोयाबीन मार्केट क्या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है? आने वाले समय में हम ये देखते हैं कि इस बार सोयाबीन की जो खरीफ क्रॉप है वो इम्पैक्ट होगी। हमारा लोकल मार्केट ही इतना एफिशिएंट है कि हमारे फार्मर्स को बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम सरप्लस में हैं तो निश्चित ही हम चाइना की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। इस दिवाली हमारे संस्थान का, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम एक तो बेसिक और स्ट्रेटेजी रिसर्च करते हैं, जिससे कि मक्का की उत्पादकता और उत्पादन को कैसे देश के अंदर बढ़ाया जाए। वो वैरायटियाँ तैयार कर रहे हैं जिनके अंदर ज़्यादा स्टार्च कंटेंट होता हो, क्योंकि यदि वैरायटी में ज़्यादा स्टार्च कंटेंट होगा तो उसमें इथेनॉल भी ज़्यादा होगा। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान सभी फील्ड में काम करता है। उसमें जो सबसे मुख्य है वो है हमारा कि संकर किस्मों का विकास करना। हम नई नई किस्में विकसित करते हैं और किसानों खेतों को ले जाते हैं ताकि किसान का उत्पादन बढ़े और किसान का मुनाफा बढ़े और किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक रहे। मक्का उगाओ, किसानी पाओ। एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।